नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। देश में जब कोरोना की दस्तक हुई तो केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों ने इस वायरस के खिलाफ जंग शुरू की। राजस्थान ने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया तो उत्तर प्रदेश ने आगरा का मॉडल देश के सामने रखा। यह अलग बात है कि इसी मॉडल पर कई गंभीर सवाल भी उठे हैं। बीजेपी के मेयर ने ही, आगरा के मेयर ने ही इस मॉडल पर गंभीर सवाल उठाते हुए यह अपील की थी कि आगरा को वुहान बनने से बचा लो। अब उसी आगरा मॉडल पर एक बार फिर सियासी महाभारत जारी है। वजह है प्रियंका गांधी का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने एक खबर के हवाले से लिखा कि आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। और इसी लाइन को लिखने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी से खबर का खंडन करने के लिए उन्हें एक नोटिस भी जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्ष फेक न्यूज फैला रहा है या डीएम अपनी नाकामी छुपाने के लिए बेवजह हैरान हुए जा रहे हैं। वैसे आपको एक चीज याद दिलाता हूं, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि अश्वत्थामा हतः इति नरोवा कुंजरोवा, यानी कि एक शब्द के हेरफेर से पूरा वाक्य बदल जाता है। आगरा में 48 घंटे भी हैं, 28 कोरोना मरीजों की मौत भी है, लेकिन वो सेंटेंस फ्रेमिंग जो है उसको लेकर गंभीर सवाल हैं। क्या वो वाकई गलत नियत से लिखा गया, या आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी को जो जवाब ट्वीट पर दिया उसमें एक शब्द और जोड़ा, पिछले 48 घंटे में, तो वो पिछले जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। इसी को लेकर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरा में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर यूपी की सियासत का पारा और चढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को जिला प्रशासन ने नोटिस तक जारी कर दिया है। डीएम ने प्रियंका गांधी को 24 घंटे की डेडलाइन दी है और खबर का खंडन करने को कहा है। डीएम ने लिखा कि पोस्ट को देखने पर पहली नजर में भ्रम की स्थिति बन रही है। इसे देखकर लोगों में यह मैसेज जाता है कि 48 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत की खबर गलत है। ऐसे में इस खबर का 24 घंटे के अंदर खंडन करें ताकि लोगों को सही स्थिति की जानकारी मिल सके और इस महामारी में लगे हुए कर्मचारियों के मनोबल को ठेस न पहुंचे। जिलाधिकारी के नोटिस जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने फिर दोहराया कि आगरा में अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर 28 लोगों की मौत हुई है। आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इन विषम परिस्थितियों में धकेलने के जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के भीतर जनता को इसका स्पष्टीकरण दें और कोविड मरीजों की स्थिति और संख्या में की जा रही हेराफेरी पर जवाबदेही बनाएं। सियासी वार पर सरकार ने भी पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री ने डीएम के नोटिस को सही बताया तो कानून मंत्री ने विपक्ष पर पैनिक करने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि जिलाधिकारी आगरा ने बहुत सही काम किया है। एक पत्र लिख के उनको नोटिस भी दिया है। कोई भी राजनीति करता है तो पहली बात तो वैश्विक महामारी जैसे कोरोना जैसे बीमारी के बारे में कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति या किसी धर्म या किसी राजनीतिक दल को नहीं देखता है। एक बीमारी है जिस बीमारी में पूरा विश्व तैयार होकर लड़ रहा है, हम सभी लोग लड़ रहे हैं, और उसमें अगर एक उच्च स्तर के पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति अगर इस तरह का बयान दे तो बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के बोले। दरअसल ये जो विपक्षी नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है दूसरे दल हो, केवल सोसाइटी में पैनिक फैलाने के लिए, खबरें बनाने के लिए इस तरीके के ट्वीट्स या सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। दुखद है। सब लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक साथ संयुक्त प्रयास करने चाहिए। दरअसल ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा सिर्फ सबसे अनुरोध यही कि सब लोग मिलकर के कोरोना को हराएं। बहरहाल ट्विटर वार का अंजाम नोटिस तक जा पहुंचा है। आगरा मॉडल पर सियासी महाभारत जारी है। देखने वाली बात होगी कि डेडलाइन खत्म होने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और जवाब में कांग्रेस कौन सी रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करा दें आपका, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी आपका। नृपेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नृपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। इस वक्त आईपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सिंह साहब आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए की। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रमा श्रीवास्तव आपका। अनीस अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईएएस हैं आप। बहुत बहुत स्वागत अंसारी साहब आपका भी। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपके जवाब के साथ मैं चाहता हूं कि हो, और सवाल यह है कि 48 घंटे भी सत्य है, 28 कोरोना मरीजों की मौत भी सत्य है, यह डीएम के मुताबिक हम बोल रहे हैं। फिर दूसरा नोटिस कम से कम हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो जो शब्दों का हेरफेर है, सवाल उसको लेकर है। हर चीज पर नोटिस देना ही विकल्प है, या फिर यह मान लेना कि 28 लोगों की जान गई है, इसमें सिस्टम की गलती नहीं है, यह आप बता सकते हैं। मरीजों की हालत हो सकता है कि बहुत गंभीर हो, लेकिन क्या विपक्ष के नेताओं को नोटिस देना ही शासन को लगता है, सरकार को लगता है, जिलाधिकारी को लगता है कि विकल्प होना चाहिए? देखिए राममोहन जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी झूठ की फैक्ट्री लगा के बैठी हुई है और लगातार झूठ बोलने का काम करती है। कोई एक घटना नहीं है, ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार उन्होंने ट्वीट किया हो। वो ट्वीट करके डिलीट भी करती रही। वो उत्तर प्रदेश का बताकर पाकिस्तान का चित्र भी ट्वीट करती रही हैं। आप बताओ, ये उनकी गंभीरता है जी। वो कानपुर का भी ट्वीट करती हैं। हमेशा केवल और केवल उत्तर प्रदेश के साथ में दोहरा व्यवहार, नफरत भरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो बसों को लेकर भी उन्होंने एक राजनीति करने की कोशिश की। माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी आपने भी पढ़ी होगी, जो माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि भाई इस तरीके का बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों उन्होंने बस की राजनीति की? इसी प्रकार से एक महिला पुलिस उपाधीक्षक, एक महिला होकर भी महिला पुलिस उपाधीक्षक पर आरोप लगाया उन्होंने कि मेरा गलेवान पकड़ा। ये नहीं देखा कि वो किस परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। उन्नाव में एक किसान को मृत बताया, तब भी उन्होंने जबकि वो किसान का जब पुलिस ने पूरा वीडियो रख दिया तो कुछ नहीं। कितनी बार करेंगी? आज हम जब महामारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे समय पर इस तरीके का व्यवहार होगा क्या? हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी कोई राजनीतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? केवल ओछी राजनीति, केवल दोहरी राजनीति। किसको नहीं पता है कि कोटा में क्या हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ हो रहा था? लेकिन क्योंकि आज जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां की स्थितियां खराब हैं, वहां के पाप को छिपाने के लिए एक योगी जी की लोकप्रियता को लेकर जो प्रियंका वाड्रा के मन में एक नफरत भरी हुई है, वो नफरत आज उनकी नफरत उत्तर प्रदेश के प्रति हो गई है जी। जिस तरीके से राममोहन जी, आगरा के प्रशासन ने, आगरा में जमात के कारण हुआ, जमात पर प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं बोली? एक शब्द नहीं बोली। आपने खूब दिखाया, राममोहन जी ने खूब दिखाया किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों पर वो खदेड़ा गया दिल्ली से। लेकिन एक ट्वीट नहीं आया प्रियंका वाड्रा का। क्यों नहीं आया? हम क्यों ना कहें प्रियंका झूठी वाड्रा? उत्तर प्रदेश क्यों ना कहें? आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, लेकिन उसके बाद में इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। आपको ये जो बात है, ये कोई प्रशासन को आप कोई आप विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कोरोना योद्धाओं का अपमान करने के लिए कर रहे हैं। जमात के लोगों ने जब कोरोना योद्धाओं पर हमला किया गाजियाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, प्रियंका वाड्रा का ट्वीट क्यों नहीं आया? मैं आपके पास लौटकर आता हूं, लेकिन पहले कांग्रेस पार्टी से एक जवाब मैं ले लूं नृपेंद्र जी से। नृपेंद्र जी, राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, खासतौर से कुछ मुद्दों को लेकर। जब महामारी की परिस्थिति हो तो उस विषय पर राजनीति भी हो तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ होनी चाहिए। एक शब्द है पिछले 48 घंटे और एक है 48 घंटे, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। क्या लगता है कि गंभीरता के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व को आपके चीजें लिखनी चाहिए? नहीं, बात यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अभी भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय ने जो बातें कही हैं वह बिल्कुल भी आपत्तिजनक हैं, क्योंकि वह पूरा का पूरा जो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया वह असत्य का वह फैला है। कहीं से भी इसमें उन्होंने उन बातों को नहीं रखा है जो कि जिनका सत्य से कोई वास्ता हो। प्रियंका जी को लेकर के इन्होंने जो बयानबाजी की है
वह असत्य, पूरा असत्य है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौर में जितना मेहनत हमारे अजय लल्लू जी ने किया, प्रियंका गांधी जी के द्वारा किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, कांग्रेस के योद्धाओं के द्वारा किया गया, कहीं भी संघ या भाजपा के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे उस समय। अभी मजदूरों को लेकर के जो पैनिक स्थिति बनी हुई थी पूरे देश में, यहां तक उत्तर प्रदेश की हम बात बताएं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका जी ने बसों की जो व्यवस्था की, उसको लेकर के ये जो अजय कुमार बिष्ट की जो सरकार है, जो निकम्मी है, असफल हो चुकी है, उस सरकार ने मजदूरों को पैदल जाना मंजूर किया, मरना मंजूर किया, भूखों मरना मंजूर किया, लेकिन उन बसों को जो कि आदरणीय प्रियंका जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा यूपी बॉर्डर पर खड़ी की गई थी, उन बसों को चलना मंजूर नहीं किया। नहीं, ये आपकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। बिना किसी बैर भाव के उन्होंने बसों की व्यवस्था की थी। ये जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय हैं, अभी उन्होंने हमारी प्रियंका जी के नाम को लेकर के जो अपशब्द कहा है, मैं इसका इन बातों का, इनकी मानसिकता का मैं कड़ी निंदा करता हूं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रियंका गांधी वह देश की लीडर हैं, देश की नेता हैं, प्रदेश की नेता हैं, बड़ी लीडर हैं। अरे बड़ी लीडर है, इसीलिए तो सवाल बड़ा है उनके सामने। नहीं करना चाहिए। बड़ी लीडर है, इसीलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। क्या उसको नहीं समझते? क्या कह दिया? अगर शब्दों के भरत जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। शब्दों के हेर फेर में न जाइए। आप सरकार की नाकामियों को देखिए कि यही सरकार जो पत्र अभी जो है जारी करती है, अपनी व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न है कि जो कि गलत आंकड़े उनको मुहैया कराती है, उन पत्रों का भी जिक्र करिए। तो जो सरकार जो व्यवस्था है उसमें खामी होगी तो सरकार उस पर संज्ञान न ले। आप ये चाह रहे हैं व्यवस्था में खामी है तो सरकार संज्ञान न ले? उन्हें लग रहा है कि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो अपने मातहत अधिकारियों को उसको लेकर निर्देशित ना किया जाए। मेरा यह सवाल है कि आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा राजनीति करना है या आपकी मंशा व्यवस्था में सुधार करना है? नृपेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ राम जी। जी जी हाँ राम जी बोल रहे हैं ना? जी जी। हेलो जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह जो इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें सत्य का कहीं भी कोई वास्ता नहीं है, और इसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह बहुत ही आपत्तिजनक है। अगर योगी सरकार निश्चित रूप से अगर वह गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों मैं आ रहा हूं संवेदनशील अनीस अंसारी जी की तरफ, वह उन तक अपनी अंसारी साहब एक शब्द से बहुत हेर फेर हो जाता है। जो डीएम ने स्पष्टीकरण दिया है वो ये कहा है कि जब से कोरोना का ये काल शुरू हुआ, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक जो एनालिसिस है वो ऐसे मरीजों के बारे में है कि जो भर्ती हुए और 48 घंटे से पहले उनका दुर्भाग्यजनक निधन हुआ। उसको आप अगर इस रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 48 घंटे में 28 मरीज आगरा में मर गए, तो आप चीजों को लेकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मंशा क्या होनी चाहिए, खास तौर से बड़े नेताओं की? ये जो 48 घंटे में 28 मौतों का औसत जो पब्लिक डिबेट में आया है, ये नवभारत टाइम्स की एनालिसिस की बुनियाद पर है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को काफ़ी तफसील से छापा, जिसमें उन्होंने बताया शासन को बहुत ही तकनीकी लिहाज से ऐसे मौक़ों पर काम नहीं करना चाहिए। अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट की खामियां हों तो उनको उजागर करे, पब्लिक तक लाए, वरना डेमोक्रेसी में एक पार्टी रूल हो जाएगा। गवर्नमेंट फिर कभी बदलेगी नहीं अगर अपोजिशन को ये मौका नहीं होगा। जी, अगर नवभारत टाइम्स जैसे रिप्यूटेड और अच्छे अखबार ने ये चीज़ छापी, नवभारत टाइम्स की नेक नीयति पर तो मुझे नहीं लगता कि किसी को शक करना चाहिए। ये उस पर आधारित है। अब वो पिछले 48 घंटे में हुआ या उससे पिछले 48 घंटे में हुआ, इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ मानना चाहिए कि 48 घंटे में औसतन 28 मौतें हुई हैं आगरा में सर, और ये चिंता की बात है। नहीं अंसारी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन को कोशिश करना चाहिए, प्रशासनिक तजुर्बा है, कि इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। हम कहें कि 24 घंटे में 20 मरीज मर गए। आप मुद्दे को भटकाने का प्रयास न करें। नृपेंद्र सिंह जी, 48 मरीज, अगर 28 मरीज नृपेंद्र सिंह जी वो मरे हैं, मुझे मालूम है जी, मुझे मालूम है कि मुद्दा कहां जा रहा है और कहां उसको लाइन पे लेके जाना है। मैं जो पूछ रहा हूं
कि मुझे ये कहना अगर है, 3 महीने के अंदर किसी एक छोटी सी बात को लेकर के और छोटे ब्लंडर योगी सरकार के द्वारा जो बड़े ब्लंडर्स किए गए जी, उन पर भी थोड़ा हमारे भाजपा प्रवक्ता के द्वारा तो प्रियंका गांधी अपने ट्वीट से 10 शब्द नहीं लिख सकती क्या इस पे कि ये पिछले के बारे में नहीं था, ये पूरे 48 घंटे के बारे में नहीं था? प्रियंका गांधी के वो 10 शब्द लिखने में उन्हें दिक्कत है। प्रियंका गांधी के ट्वीट और एक लेख लिखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नाकामी क्या की? आप विपक्ष से सवाल उठाइए, नाकामी दिखाइए, कोई आपत्ति नहीं। भ्रमित करने का प्रयास क्यों है? सवाल उठाएंगे हम, भ्रमित करने का प्रयास क्यों है? इस पे सवाल है। सवाल उठाएंगे और हमारे सवाल उठाने के इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि ये भ्रमित करने का प्रयास क्यों है? डिस्कशन इस पर होना चाहिए कि आखिर यही मॉडल अभी भाजपा के ही वहां के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा था ना कि इसको वुहान बंद दे दीजिए जी, तो वो आगरा मॉडल कहां था? तो अगर कोई खामी है तो आप भी उठाइए ना। सवाल यह है कि बीजेपी के खुद प्रतिनिधि उठा रहे हैं। आप खुद इस बात को, मैंने शुरुआत में कहा कि आगरा के मेयर ने कहा कि वुहान बनने से बचा लीजिए। जनप्रतिनिधियों का काम ही है, कहीं दिक्कत है तो दिखाएं उसको, वो चाहे किसी पार्टी के हों। आईपी सिंह साहब, किसी एक शब्द को पकड़ करके आईपी सिंह साहब तो उसी एक शब्द पे बता दें कि हमारी मंशा ये नहीं थी। कितना सरल है, यही तो डीएम ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इसका खंडन कर दें। उनको कैसे रोका जाए? आईपी सिंह साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई राजनीति करने का प्रयास है जब ये स्पष्ट डीएम कह रहे हैं कि ये जो एनालिसिस है वो जब से कोरोना का इंपैक्ट शुरू हुआ तब से लेकर अब तक है? क्या दोनों चीजों में फर्क नहीं दिखता आपको कि पिछले 48 घंटे में क्या हो गया, या फिर पूरे टाइम 3 महीने का जो एनालिसिस है, 3.5 महीने का जो एनालिसिस है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट छपी उसको लेकर सीधी सीधी बात लिखी जाए? देखिए राम मोहन जी, जो जी नेटवर्क है उसमें मैं उसका बहुत ही सम्मान करता हूं, आप सबका सम्मान करता हूं जी। और विपक्ष ये जी न्यूज से, जो देश का सबसे पुराना और बड़ा नेटवर्क है, विपक्ष ये आशा करता है कि जो भी बहसें होंगी, चाहे हम स्टेट चैनल पर बैठे हो चाहे नेशनल पर बैठे हो, जो भी बहस हो वो निश्चित तौर से तार्किक हो और एक तरफा बहस नहीं, सबकी बातें आनी चाहिए जी। आज देश में जिस वुहान की बात होती है, उस वुहान से जो ये वायरस फैला, और वायरस फैलते फैलते आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में आगरा है, जिस उत्तर प्रदेश को जो दुश्मन देश पाकिस्तान है उसकी भी तारीफ जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट ने जिसकी तारीफ करी, तो दुश्मन देश अगर तारीफ उनकी करता है, अगर वही पाकिस्तान का कोई पत्रकार विपक्ष के किसी नेता का तारीफ कर देता है तो वो देशद्रोही साबित हो जाता है। आज हालात ये हैं कि 22 फरवरी 2020 को जब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद, दिल्ली और आगरा में होता है, तो 3 मार्च को मात्र एक सप्ताह बाद आगरा में संक्रमण की पहली का उत्तर प्रदेश में गाथा शुरू हो जाती है, लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं होती है। आज अगर 79 पेशेंट में से 28 की मृत्यु हो गई और वो मात्र 48 घंटे के अंदर हुई, तो जो ये साढ़े 14,000 एफआईआर योगी सरकार ने गरीब परिवारों के ऊपर, जो असहाय बेचारे मजदूर भाई बहन हैं, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, शर्मा जी, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। एक तेज तर्रार आईएएस श्री सूर्य प्रताप सिंह ने चीफ सेक्रेटरी और अवनीश अवस्थी होम सेक्रेटरी से एक सवाल दाग लिया, जो सवाल योगी जी ने खड़ा किया। उस सवाल पर उस आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। तो ये सरकार तानाशाही से इस उत्तर प्रदेश को चला रही है। कोविड-19 को जो भी टीम 11 उन्होंने बनाया, कोई ग्राउंड लेवल की इनको जानकारी नहीं है। जब बीपी जो आप कह रहे हैं तो बीजेपी ने, आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने ठीक लिखा, घोटाले कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी कर रही ठीक कर रही है, आप ये कह रहे हैं? मतलब 43 जिले आज भी हैं सिंह साहब स्पष्ट कर दीजिए, जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया वो ठीक किया। कॉलेज में आज भर्ती कराना हो, जी को जेल में बंद करना वो न्यायसंगत है? गरीबों, मजदूरों और किसानों की सेवा कर। मेहमानों की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहे हैं और इस सवाल के साथ कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था की खामी है,
जिला अधिकारी की खामी है कि 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई, भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर 28 मरीजों की जान चली गई। इसमें गलती किसकी देखती हैं? और जिस तरह ये राजनीति चल रही है, क्या ये धारा आपको ठीक लगती है? नहीं, देखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो किसी भी डेथ की और ड्यूरेशन की ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिलाधिकारी ही दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है जी। और हॉस्पिटल्स उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए कि ये सच है या नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं खंडन करने को, तो देयर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पे ऐसी डेथ्स ना हुई हों, और अगर हुई हैं तो वो वही कंफर्म कर सकते हैं। दे आर ऑथोराइज्ड फॉर गिविंग सच स्टेटमेंट्स। और जहाँ तक कोरोना से मृत्यु होने का सवाल है, मृत्यु तो हो ही सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके शरीर में कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, मतलब एसोसिएटेड डिजीज़ होती है और उनकी इम्यूनिटी लो होती है। जैसे अगर मरीज़ कोरोना ग्रस्त है और उसकी आयु 60 वर्ष 65 वर्ष से ऊपर है, या उसको डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में 30% देखा गया है कि पेशेंट्स अफेक्ट होते हैं, 19% डायबिटिक पेशेंट्स अफेक्ट होते हैं, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अगर पेशेंट्स हैं तो 8% डेथ्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो यूजुअली निमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये वायरस जाकर लंग्स में फाइब्रोसिस कर देता है, लंग्स में तब्दीली आ जाती है और मरीज़ को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो सांस लेने की तकलीफ़ अधिक हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर से यूजुअली पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। साथ ही साथ शरीर में अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो डेथ की संभावना होती है कि 13 से 18 दिन के अंदर डेथ हो सकती है फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिजीज़। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि जो कैंसर इत्यादि के मरीज़ हैं जिनका इम्यूनिटी लो है, जैसे ओल्ड एज में इम्यूनिटी लो हो जाती है, बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, तो अगर इन लोगों को कोविड-19 अफेक्ट करता है तो इनमें डेथ की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। बाकी बजाय उस खबर पर यह बताने के कि ये कॉज ऑफ डेथ क्या है, कारण क्या रहा, उस एनालिसिस को लेकर सीएमओ का एनालिसिस क्या है, आप इस बात को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं कि कहीं प्रियंका गांधी माइलेज ना ले जाएं। इस बात को लेकर चिंता ज्यादा हो गई सरकार को या वहां के स्थानीय जिलाधिकारी को कि इस पर ये 48 घंटे वाली बात क्यों लिख दी? देखिए राममोहन जी, हमको कोई चिंता नहीं है, हमको अपने परिश्रम पर विश्वास है। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे कामकाज पर मोहर लगाई है जी। हमको इसीलिए दिया है अवसर कि हम जनता की सेवा करें। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम व्हाइट हाउस खड़े करें, हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमारा कुछ और एजेंडे हैं। हम जवाहरबाग कांड करने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा के लिए आए। और हमारे को आज जिस समय पर आपात धर्म लागू है, आपातकाल लागू है, एक स्थितियां हैं, एक छूत की महामारी का सामना कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने और आपने राममोहन जी कल्पना नहीं की थी कि हम इस महामारी से गुजरेंगे। लेकिन ऐसी महामारी के समय पर ओछी और घटिया राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जिनके कोई विचार नहीं है, विचार शून्य लोग हैं, जो अवसरों के कारण, अवसरवादिता के कारण और दल बदलू की भूमिका में रहते हैं, वो सवाल उठाएंगे हमारे ऊपर। उनका सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। अब जब सवाल उठाया है जिला प्रशासन को, तो जिला प्रशासन ने जवाब दिया है। सवाल से परे नहीं हो सकते हैं। नहीं, जवाब आपकी अक्षमताओं को प्रकाश डालना जरूरी है। बता रहा हूं, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूं, कांग्रेस को आगाह कर रहा हूं। आज कांग्रेस ने क्या, आप लोग अक्षम हो चुके हैं। राममोहन जी, कांग्रेस की कार्यक्षमता का ह्रास हो चुका है। प्रेस नोट क्या जारी हुआ है? कहीं से भी आप जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होते तो हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष को जेल में नहीं डालते।
देखा है राम मोहन जी, आखिर आपने नहीं अजय देखा? कुमार लल्लू जी नृपेंद्र की जी, क्या गलती थी? पहले चंद्रमोहन जी की बात हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। कहाँ पहुंच गई है कांग्रेस? इनका ये सवाल उठाएंगे। मुझे क्रॉस आज करने हम का अवसर दें, परिश्रम क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं वो मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं जी। मेरा क्रॉस करना जरूरी है। ठीक या है, केवल जो है माने ठाकुर सुहाती करके निकल जाए तो कैसे काम चलेगा? जवाहरबाग कांड करने आप वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने आपकी जो विश्व सरकार है उसने जेल में डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मजदूरों की आवाज उठाई, मजदूरों के लिए बस का प्रबंधन किया। आप लोग बंगलों में सो रहे हैं, हम लोग सड़कों पे आम जनता की दुख दर्द को, तकलीफों को जो है झेल रहे हैं। घूम रहे लोग हैं, हैं, किस खुशबा में जी रहे हैं? सत्य उनको यही है। ठीक। आप सिर्फ सत्ता की चाशनी में डूबे हुए हैं। नृपेंद्र सिंह जी, आपकी नजर में गरीब, किसान, मजदूर कहीं नहीं है। ठीक है, राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा था आपने, आप सजा मिली। एक सेकंड चंद्रमोहन जी, मैं फिर एक बार मेहमानों को बता दूं। नृपेंद्र जी, चंद्रमोहन जी हमारे साथ स्काइप से कनेक्ट है। उनकी ऑडियो में ग्लिच आता है, जब भी कोई मेहमान अगर वो बीच में बोले तो ये तकनीकी दिक्कत है, फिर पूरी बात जनता को समझ में नहीं आती, ना सुनाई देती है। मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूं चंद्रमोहन जी, आपको भी, और मैं इस बात का जवाब अनीस अंसारी साहब से लेना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बात उनकी अधूरी रह गई थी। बहुत अच्छा। मेरा अंसारी साहब ये प्रश्न जरूर है, क्योंकि आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का एक अच्छा खासा अनुभव है, और उसके आधार पर आप बताइए कि इन दोनों चीजों में क्या बड़ा अंतर नहीं है? इस पर मंथन डीएम को करना होगा, जिलाधिकारी को करना होगा कि 28 जान क्यों गई, लेकिन उसको अगर कोई मिसलीड करे, मिसकोट करे, तो नोटिस में यह पूछ लेना कि आप इसका खंडन कर दीजिए। ये आपत्तिजनक बात है क्या? मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ का मेडिकल प्रशासन है, सीएमओ और दूसरे लोग, उन्होंने ये वजाहत की पब्लिक में कि हमारे यहाँ जो डेथ हुई है 28 पर, यानी 14 पर डे के रेट से, उनमें ज़्यादातर लोग कोमार्बिडिटीज से प्रभावित थे, यानी कोई डायबिटीज़ का था, कोई हाई ब्लड प्रेशर का था। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो गाइडलाइंस जारी हुई है भारत सरकार जी कोविड की रिपोर्टिंग के बारे में, उसके बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। भारत सरकार की गाइडलाइंस ये कहती है कि कोई आदमी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको चाहे भी जो कोई बीमारी हो वो कोरोना के खाते में डाली जाएगी, किसी और खाते में नहीं डाली जाएगी जी। यानी अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है लेकिन कोरोना की वजह से मर गया तो उसको कोरोना के काज ऑफ डेथ में डाला जाएगा। तो ये जो वहाँ का जो मेडिकल प्रशासन वजाहत करने की कोशिश कर रहा है, ये खुद भारत सरकार की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है, उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वहाँ का मेडिकल प्रशासन कि पॉजिटिव कोरोना से लोग कम मरे, दूसरी बीमारी से मरे, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं जैसे कोरोना है, या बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, या अर्थक्वेक आ जाती है, यानी जब इमरजेंसी आ जाती है कोई दैविक, तो ऐसी सूरत में आंकड़े आने में और रिपोर्ट करने में हमेशा गैप रहता है जी। अभी इसी 2-1 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिलों को लिखा है कि आप लोग जो आंकड़े दे रहे हैं कोरोना के बारे में, उनमें बड़ा मतभेद है और सही आंकड़े दीजिए, और जिम्मेदारी फिक्स करिए जो लोग गलत आंकड़े दे रहे हैं जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई और सरकार हो, उनको पता होता है कि जब ये बहुत तेजी से बदलती परिस्थिति, तो आंकड़ों में कोई ना कोई गैप हो सकता है, क्योंकि रिपोर्टिंग नीचे से होती है जी। अब अगर गांव का कोई केस है तो लेखपाल रिपोर्ट करेगा या वीएलडब्ल्यू रिपोर्ट करेगा, ग्राम विकास अधिकारी, वो पहुंचते पहुंचते वो आंकड़ा बदल जाएगा। तो इस पे जिला प्रशासन को इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं होती कि अपोजिशन के किसी बड़े लीडर ने अगर ये कह दिया कि आपके पर डे जो है 14 आदमी की मौत हो रही, तो उसमें नोटिस देना शुरू करें। ये इस वक्त महामारी से लड़ने का टाइम है। ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के और अपना वक्त ज़ाया करने से जिला प्रशासन को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। उनको कोशिश ये करना चाहिए कि मरीजों की देखभाल हो, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था हो, उनकी बीमारियों का इलाज हो, इस पे फोकस करना चाहिए। हेलो, ठीक है, बोलिए सर। हेलो। और अब एक दरख्वास्त और आपसे कह रहा हूँ, इस मैं डिस्कशन में देख रहा हूँ कि कई सीनियर लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, वो भाषा का संयम छोड़ देते हैं जी। मसलन एक सज्जन ने कहा है प्रियंका जी के बारे में को प्रियंका झूठी वाटा। अब ये बहुत ही भद्दी ज़बान है, ये पढ़े लिखे समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनका पूरा नाम श्रीमती
प्रियंका गांधी वाड्रा है, इसको ख्वामखा में पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं। एक इश्यू खड़ा हुआ है जो महामारी का है, तो उस पर उनके नाम को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। उनको झूठा कहना या किसी को भी झूठा कहना पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसके डिस्कशन की अहमियत को घटाता है, लोअर करता है इमेज को। तो ये आपको एंकर की हैसियत से भी देखना चाहिए कि कोई आदमी किसी के बारे में ऐसे अपशब्द न इस्तेमाल बात सुनना पसंद नहीं करती है। जो भी उनके खिलाफ बात कहता है वह उन्हें जेल में डालती है, उनको नोटिस थमाती है, अपने अधिकारियों को प्रताड़ित करती है। गलत तथ्यों को देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जी, हम कांग्रेस यह जानना चाहती है कि योगी सरकार ने गलत तथ्य और आंकड़े देने वाले अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? जी, ठीक। और विपक्ष जो है, जो सवाल खड़ा करता है, आपका सुझाव अच्छा है, लोकतंत्र की मर्यादा है कि हम अंसारी साहब, आपका सुझाव बहुत अच्छा है से सवाल कि किसी को झूठा नहीं कहना चाहिए और मुझे उस बात पे टोकना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये बड़े नेता ही मर्यादा सेट करेंगे, प्रवक्ता बाद में सेट करेंगे। कि आप कुछ झूठा ट्वीट करें या गलत ट्वीट करें, उससे पहले उसे वेरीफाई कर लें। तो बड़े नेताओं को ये आदर्श रखना होगा, तब वो प्रवक्ताओं से उम्मीद कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। नहीं, क्योंकि आप होस्ट हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, होस्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे की मर्यादाओं का, देखिए आइडियाज में तो क्लैश हो सकता है। कहना है कि जहाँ तक आइडियाज में क्लैश हो सकता है, लेकिन पर्सनैलिटीज को नहीं लाना चाहिए डिस्कशन। पर्सनैलिटीज को एक दूसरे को बुरा भला कहने की आदत पढ़े लिखे सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप आइडियाज को कंफ्लिक्ट, आप ये कह सकते हैं कि गलत बयानी, लेकिन कि वह भाषा की गरिमा और मर्यादा को कहां ले जा रहे हैं? नृपेंद्र सिंह साहब, आप भी योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने नाम से बुलाते हैं, सत्ता का गुरूर और आपकी अध्यक्षा को पुराने नाम से कोई बुलाए तो आपको आपत्ति होती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप किसी पे प्रश्न उठा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। नहीं, राम जी, अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले मुझे इजाजत हो तो मैं एक चीज और कह दूं। की भाषा का इस्तेमाल हमारे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई भाषा की गरिमा की बात। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। ठीक, अंसारी साहब जल्दी कीजिए फिर थोड़ा। देखिए, कोरोना के, मुझे इजाजत दे दे एक चीज, कोरोना के बारे में सबसे पहले जो वार्निंग आई थी पब्लिक में, वो राहुल गांधी जी की आई थी। उन्होंने फरवरी में वार्न किया था कि बहुत जल्दी ये चीज हिंदुस्तान में भी आएगी। उस वक्त भारत सरकार के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि राहुल गांधी जी जो आदतन जो है सनसनी फैलाते। अब बाद में तो पता चला कि सनसनी वो नहीं फैला रहे थे, बल्कि सरकार उनकी बात को लाइट करने की कोशिश कर रही थी, अपनी जिम्मेदारी एक बड़ा छोटा सा पॉइंट और बारीक पॉइंट अंसारी साहब ये है, अगर फरवरी में ही एक अंसारी साहब बड़ा पॉइंट छोटा सा और बारीक ये है कि उनकी इस चेतावनी के बावजूद किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो कोरोना को रोकने वाला हो। अगर उठाया हो, आपको याद पड़ता हो, कोई राजस्थान, छत्तीसगढ़। राम जी आप देखिए, जो हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, हाँ राम जी, यहाँ मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ कि हमारी जो कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने इस पर अच्छा काम किया। आप राजस्थान को उठाकर देख लीजिए जी, तो राजस्थान, हमारी कांग्रेस की सरकारों ने इस पर अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान को उठाकर देख लीजिए। जी, नहीं, मेरा ये कहना है, राहुल गांधी ने जब आपको चेतावनी जारी की थी, तब आपने ये प्रयास किया कि राजस्थान राहुल गांधी सब, तो क्रेडिट तो तब लीजिए जब आप एग्जीक्यूशन में उतर आए। नहीं, आप परिणाम देखिए। नहीं भरत राम जी, आप परिणाम देखिए ना जी। आप परिणामों के आधार पर मूल्यांकन करिए, परिणामों के आधार पर, न कि कोई एक नैरेटिव बना करके। परिणामों के आधार पर आप मूल्यांकन करिए कि हमारी कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, उसने अच्छा काम किया। तो देश के अन्य राज्यों को आप उठाकर देख लीजिए, उनके परिणामों से, यहाँ तक कि खुद उत्तर प्रदेश की हालत आप देखिए कि आंकड़ों को छिपाने के लिए किस तरीके की बाजीगरी की जा रही है। ठीक, कोरोना को लेकर के जो केसेज आ रहे हैं और जो मृत्यु दर है, उसको छिपाने का कार्य हो रहा है। टेस्टिंग दर कितना है? चंद्रमोहन जी, मूल प्रश्न ये है कि सवालों को कैसे, मूल प्रश्नों सवालों को छिपाने का प्रयास है, अनावश्यक के जो। एक सेकंड, अब बोलिए मत नृपेंद्र जी, उनकी आवाज नहीं आ पाती। चंद्रमोहन जी की दिक्कत ये है, वो स्काइप से हैं, कोई बीच में बोलेगा तो उनकी आवाज आ नहीं पाएगी। चंद्रमोहन जी, अब आप बोलिए। गलत मत बोले तो हम नहीं बोलेंगे। मैं
आपसे कह रहा गलत हूं बयानी करेंगे, हमारे नेता के खिलाफ अपशब्द बोलेंगे तो मैं उनका पुरजोर विरोध करूंगा। पलायन नहीं हुआ क्या? मैं पूछ उनका रहा हूं, पुरजोर कोई विरोध पलायन करूंगा। छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ क्या? कोई पलायन पंजाब से नहीं हुआ क्या? महाराष्ट्र से इन्होंने समर्थन वापस ले लिया क्या? महाराष्ट्र की सरकार है, राम मोहन जी महाराष्ट्र में। आप पहले उत्तर प्रदेश की हालत देखिए ना, क्या बना के रख दिया है। एक सेकंड, क्या बना के रख दिया है। आप पूरी बात कह चुके हैं नृपेंद्र जी। दुनिया में चौथे श्रेणी में है कोरोना पेशेंट्स को लेकर के। सरकार ने जो कोटा की, आपने कौन सी तैयारी की? दिल्ली की हालत देख लीजिए, बॉम्बे की हालत देख लीजिए। उनके साथ कैसा व्यवहार किया? आज भी आप क्या है, आप आज भी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना में भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप बिहार के चुनाव पे लगे हुए हैं। आपकी तैयारी देश को बचाने में नहीं है, आप सिर्फ राजनीति करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कर दिया आपको। आप विपत्ति में भी राजनीति करते हैं, महामारी में भी राजनीति करते हैं, युद्ध में भी राजनीति करते हैं। आज कांग्रेस का लेटर है, आप वर्तमान को स्थिति को देखिए। नृपेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, समझ नहीं पा रही होगी जनता कि आपकी बात का जवाब क्या मिल रहा है। एक का जवाब आपके पास नहीं है और अनिल संजारी कह रहे हैं कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए। मैंने हमारे नेता के खिलाफ अपशब्द बोला है, मैं इनकी बातों का पुरजोर खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ। अनिल संसारी जी, अजय सिंह बिष्ट की सरकार की जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाना, यही इनकी फितरत है। दंगे फैलाना, हिंसा करना, यही इनकी फितरत है। सबने देखा है, बार बार देखा है, कहा नहीं देखा है। एक खींच है उनके मन में, एक नफरत है उनके मन में, हिंदुत्व को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को लेकर। ठीक, ये जनता ने अमेठी तक क्यों बोरिया बिस्तर बांधा आपका? आपके मन में नफरत है, ईर्ष्या है, आपके मन में अहंकार है, आप बाड्रा के मन में अहंकार है। सिर्फ जो है उसको जो है। ठीक, आईपी सिंह साहब बसों को न चलने के लिए कितना बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आईपी सिंह जी की बात हम सुनते हैं। आईपी सिंह जी, विपक्ष की जिम्मेदारी ये वाकई है कि वो खामियों को आपके सामने लेकर आए। नृपेंद्र सिंह जी को भी ये कहूंगा, नृपेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि जब भी आप डिबेट में आइए अपने समय का इंतजार करिए तो बात बेहतर हो पाएगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से अपील करना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, तानाशाही हुकूमत है उत्तर प्रदेश में या केंद्र में, उत्तर प्रदेश में मात्र 1.5 वर्ष का समय बचा है और प्रभु नारायण जो डीएम है उनको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार के इशारे पर न चल के बल्कि अपने विवेक से आप काम करिए तो बेहतर काम होगा और ये नौकरशाही को ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए। दूसरा कि योगी सरकार की बहुत साफ नीति है, नो टेस्ट नो कोरोना। जांच को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एवरीडे 15,000 हम जांच कर रहे हैं, उसके 3 घंटे के बाद डीजी हेल्थ का स्टेटमेंट आता है कि हम 13,000 जांच कर रहे हैं। दूसरा, आप लगातार दिल्ली पर सवाल खड़ा होते रहे, महाराष्ट्र पर खड़े होते रहे, मुंबई, तमाम राज्यों पर, लेकिन जो गाजियाबाद और दिल्ली जो एनसीआर है जहां की आबादी उत्तर प्रदेश की 65 लाख है और आप जिस तरह की जांच कर रहे हैं, आपने ओपीडी बंद करके रखा, आपने आम आदमी की जो दुर्दशा की है वो किसी से छुपा नहीं है, ये सभी इस बात को जानते हैं और ये त्रासदीदायक समय है। कोरोना वायरस बेहद घातक और खतरनाक है, हमें इससे सतर्क रहने की जरूरत है। राजनीति सबसे पहले, अगर राजनीति कोई शर्मा जी बंद करे तो वो बीजेपी है, क्योंकि अच्छे दिन आ गए। वो अच्छे दिन कहां दिखाई दे रहे हैं? अभी भारत और चीन सीमा पर अच्छे दिन दिखाई दिए, जो हमारे 20 जाबाज बहादुर सैनिक हमारे शहीद हो गए और भारत का प्रधानमंत्री का जो 56 इंच की छाती थी वो कहीं नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ 13 बार चीन के राष्ट्रपति से मिलने वाले मोदी जी, चीन आपका मित्र हो सकता है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन ये देश के दुश्मन हैं। इस बात को नेताजी ने कहा कि बहुत ही चतुर देश है चीन, इससे बराबर सावधान रहने की जरूरत है। हमें जब भी चीन ने जब प्रयास मेरे जमाने में किया तो हमने 1 किलोमीटर चीन घुसा, हमने 4 किलोमीटर अंदर घुसकर चीन को मारने का काम किया। उस चीन ने जो देश की कंपनियां थी
आपको याद होगा माइक्रोमैक्स जैसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां थी। 2014 में मोदी जी के आने के बाद वीवो से लेके तमाम हजारों कंपनियां आ गई। आज मोदी जी जो ऐप यूज करते हैं, जो उनकी टीम यूज करती है, जो योगी जी यूज करते हैं कोविड-19 को लेकर अपने टीम 11 में, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर चाइनीज हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि यह बयानबाजी की सरकार है और बीजेपी इस बात को न भूले कि बीजेपी को 20 साल बाद उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला है और ये बहुमत फिर 20 साल नहीं मिलने वाला है। और जनता देख रही है जिस तरह से गरीबों के ऊपर लाठियां चलाई गई, जिस तरह से हमारी बहनों को मारा पीटा गया, जिस तरह से खजाने को अब जो विशेष तौर के लोगों के हाथों में बांटा गया। आपसे अर्ज किया था और प्रश्न पूछा था, उसको छोड़ के आपने सारी बातें बता दी। लूंगा, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा व्हाइट हाउस, अरे मेरे पास लिस्ट है उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की लिस्ट, वही आर्मी है की लिस्ट जो नेताजी के पास थी, नेताओं की वही नरेंद्र मोदी के पास है। अपडेटेड और हो गई होगी अब तक। 3 घंटा मुझे लगेगा कि कितने ईमानदार हैं, किस तरह से देश को इन्होंने लूटा है। एक एक कर को मैं खोल कर रख दूंगा और मैं बताऊंगा पूरे देश को कि भाजपाइयों ने इस देश को और उत्तर प्रदेश को कैसे लूटा है। आपका पुराना दर्द है 41 अरब का घोटाला 22 मार्च 2017 के बाद शुरू हुआ, जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले लिया, तब इसका खेल शुरू हुआ था। तो लगातार ये सरकार लूटने का काम की है। ठीक हो गया। और आज भी वही काम होता है। मठ की संपत्ति कितनी बढ़ी है, अगर ऑडिट करा दिया जाए, मैं ईमानदार व्यक्ति की बात करता हूं। योगी जी, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपकी भी छाती 56 इंच की है, तो आप समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने तो समाजवादी पार्टी ये पूरी मांग करे कि सिर्फ योगी जी का मठ क्यों कराइए, आप डिप्टी सीएम की संपत्ति की जांच कराइए, आप ऊर्जा तो समाजवादी पार्टी ये मांग करे कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ मठ क्यों, गोरक्षनाथ पीठ क्यों, जितने मठ है सबकी संपत्ति का ऑडिट होना चाहिए, जितनी मस्जिदें हैं और जितने संस्थान उससे जुड़े हुए सबका ऑडिट होना चाहिए। रखिए मांग, किसने रोका है? नहीं, आप देखिए, सरकार मस्जिद की नहीं, सरकार मठ की है। सरकार मठ की और मठ की संपत्ति बेइंतहा बढ़ी है। तो भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, ऑडिट हो तो सबका ऑडिट कराने के लिए मांग ले आइए आप। सबसे बड़ा घोटाला। ठीक, अब एक मिनट मुझे दे दीजिए, चंद्रमोहन जी से मुझे आखिरी सवाल लेने दीजिए। ठीक, यूपीपीसीएल भविष्य निधि का घोटाला हुआ था, वो सबके सामने आएगा और शिक्षा मंत्री के तमाम मंत्रियों को भी बर्खास्त करना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेके सरकार को चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। आगरा में क्या हो रहा है ये डीएम को क्लैरिफाई करना चाहिए। वो सिर्फ ये नोटिस दे रहे हैं कि खंडन कीजिए, उसके जवाब में प्रियंका गांधी 2-3 ट्वीट और कर दे रहे हैं। तो प्रशासन इन चीजों में उलझने के लिए है कि व्यवस्थाएं बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं उलझने के लिए, बिल्कुल नहीं है राममोहन जी, कतई प्रशासन नहीं उलझना चाहता है। प्रशासन के लिए हम कभी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बनाने के लिए प्रशासन को नहीं है। सबको याद है कि सपा किस आधार पर अपॉइंटमेंट करती थी, सबको पता है। सपा जिला किस आधार पर देती थी, थाना किस आधार पर देती थी, बसपा किस आधार पर देती थी। आज हमको गर्व है कि हम जो सबका साथ सबका विकास करते हैं वो आज लागू भी करते हैं। प्रशासन का ये काम नहीं है। लेकिन जब आप प्रशासन को अपमानित करोगे, प्रशासन पर हमला करोगे, तो आपको फिर जवाब मिलेगा ही। और आपने चर्चा में खुद स्वीकार किया राममोहन जी कि आपको जब प्रशासन ने आपको जानकारी दे दी कि भाई ये जानकारी है, तो खुलेआम पुलिस अधिकारियों को मारा जा रहा है। ठीक, आपके ही तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? बोल रहे हैं आपके ही तथाकथित हिंदूवादी। समय हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए और अपना अपना पक्ष रखा। बड़ी बात यही है कि गंभीरता की अगर आप उम्मीद करते हैं प्रशासन से, आप उम्मीद करते हैं अधिकारियों से, तो फिर नेताओं को भी कुछ बड़े मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए। और अगर कोई तथ्य ऐसा है जिसे आप ऐड करके जनता के कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, तो उस पर एक सही नीयत के साथ प्रयास कर देने में कोई हर्ज नहीं है। राजनीति आपका काम है, ये आप लगातार कर सकते हैं। इस पेंडेमिक के बाद भी, इस महामारी के बाद भी ये काम लगातार सतत यूं ही चलेगा। फिर चुनाव भी होंगे, चुनाव के परिणाम भी आएंगे और जनता तय करेगी। यूपी मांगे